So hello and hi everyone. In today's amazing session, we are gonna cover an important and amazing and interesting chapter, which is how nature works in harmony. Okay, so this is a chapter basically for class 8th. So now, what topics we are gonna cover here? We are gonna discuss here is ecosystem and its components. उसके इकोसिस्टम क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स, फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन नेचर, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, फूड चेन, फूड वेब। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि फूड चेन और फूड वेब सेम ही बात होती है, लेकिन बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, लेकिन होता जरूर है। ठीक है, फिर ह्यूमन एक्टिविटीज एंड इकोसिस्टम्स देखने वाले हम लोग, थ्रेट्स टू इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट, एलिफेंट कॉरिडोर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमारा टॉपिक है एलिफेंट कॉरिडोर्स। तो ये क्या होते हैं? डिफॉरेस्टेशन एंड चेंजिंग रेनफॉल अफेक्ट द फूड एंड वाटर ऑफ द एलिफेंट्स। मतलब ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम लोग एलिफेंट्स को रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो डिफॉरेस्टेशन है और रेनफॉल्स है जो चेंज हो रहे हैं, रेनफॉल के चेंजिंग की वजह से, जैसे कभी कभार एसिड रेनफॉल हो जाते हैं, जो सबसे पहली रेनफॉल होती है एसिडिक होती है, तो वो इफेक्ट करती है उनके फूड और वाटर को, जिसकी वजह से स्कैर्सिटी हो जाती है एंड पुशेस एनिमल्स इनटू फार्म्स एंड विलेजेस, इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ाती है, क्योंकि अब उनको जब एक परफेक्ट या सर्टेन एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा टू सर्वाइव, तो वो लोग कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो इसकी वजह से वो लोग फार्म में घुस जाते हैं, विलेज में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होती है। उसके बाद एलिफेंट कॉरिडोर्स दैट आइडेंटिफाइड फॉरेस्ट पाथवेज। ये क्या होते हैं? आइडेंटिफाइड फॉरेस्ट कॉरिडोर पाथवेज होते हैं, जहां पर अलाउ होता है उनका सेफ मूवमेंट बिटवीन हैबिटेट मतलब ग्रीनरी हो गई, पानी एंड एयर, मतलब जो भी इन चीजें उनको रिक्वायर है, नेसेसिटी चीज की उन्हें। फिर आता है, मैंने पीछे एक वर्ड को अंडरलाइन किया था जो था हैबिटेट। ये अब इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हैबिटेट क्या होती है? इट्स अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड गेट सूटेबल कंडीशंस टू सर्वाइव। हैबिटेट क्या होती है? जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उसको सूटेबल कंडीशंस मिल रही है टू सर्वाइव। जैसे अगर एलिफेंट को नहीं मिल रही थी, तो वो कहीं ना कहीं जाके सर्वाइवल कंडीशंस ढूंढ रहा था, लेकिन जहां पे मिल रही है तो वो उसकी हैबिटेट हो गया, है ना। तो हैबिटेट प्रोवाइड फूड, एयर, वाटर, शेल्टर एंड स्पेस। मतलब खुद की स्पेस होनी चाहिए, फूड होना चाहिए, वाटर, शेल्टर, एयर, ये सब चीजें नेसेसरी होती हैं। जैसे हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, पॉन्ड, ट्रीज, फार्म्स। तो पॉन्ड्स में जैसे आपकी मछलियाँ, फिशेज रहती हैं, तो उनके लिए वो एक सूटेबल हैबिटेट हो गया, क्योंकि उनको वहाँ पे सूटेबल कंडीशंस मिल रही है सर्वाइव करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे फॉरेस्ट में आपके जितने भी एनिमल्स हो गए, जैसे सपोज टाइगर, लायन, उनको भी सूटेबल कंडीशंस मिल रही है वहाँ पे, तभी तो वो रह पा रहे हैं ना, इसलिए। देन अब हम देखेंगे बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक का मतलब यहाँ पर क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग कंपोनेंट्स है। तो देखो, बायो का मतलब होता है लिविंग, तो इसलिए हमने इसको बायोटिक कंपोनेंट्स नेम किया है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? दे आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आपके प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक फैक्टर्स। अब आते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट। बायो का मतलब यहाँ लिविंग था, तो ए बायो का मतलब यहाँ नॉन लिविंग हो जाएगा। सिमिलरली तो दीज आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे एयर, सॉइल, टेम्परेचर एटसेट्रा। तो ये दोनों ही चीजें जो होती हैं, ये डिपेंडेंट होती हैं ईच अदर विद ईच अदर। मतलब अगर एयर नहीं है तो ये हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इस तरह से अभी आगे बढ़ेंगे। फिर है एक्सप्लोरिंग हैबिटेट। अब देखो, हैबिटेट कंसिस्ट्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने बताया, अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स जब मिलते हैं तो उनसे हैबिटेट बनता है पूरा, ठीक है। तो अब द हैबिटेट ऑफ फॉरेस्ट एंड पॉन्ड डिफर फ्रॉम व्हाट ऑर्गेनिजम्स दे सपोर्ट। अब तुम खुद ही सोचो, अगर तुम किसी टाइगर को पॉन्ड में डाल दो तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको वो सूटेबल कंडीशंस नहीं मिल रही जो उसको फॉरेस्ट में मिल रही थी। सिमिलरली अगर तुम फिश को फॉरेस्ट में डाल दोगे तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगी?
अगेन वही आंसर होगा कि नहीं कर पाएगी क्योंकि उसको वो सूटेबल सर्वाइवल कंडीशन नहीं मिल रही थी जो उसको पॉन्ड में मिल रही है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट हैबिटेट प्रोवाइड डिफरेंट सर्वाइवल कंडीशंस, ये मैंने बता दिया था अभी। फिर एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स आर इंटरकनेक्टेड, ये भी मैंने पिछले वाली स्लाइड में बताया था कि दोनों ही इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर एक चीज अबायोटिक वाली नहीं होगी तो बायोटिक भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जैसे एयर इज अबायोटिक एंड बायोटिक, जैसे हम लोग, तो अगर एयर नहीं होगी उसमें O2 नहीं होगी तो O2 नहीं होगी तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली प्लांट्स में CO2 चाहिए होती है तो CO2 भी नहीं होगी तो वो भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। ये तो इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब फाइनली आता है पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम काइंड ऑफ स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम। मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि सेम काइंड ऑफ स्पीशीज है, ठीक है, सेम काइंड ऑफ स्पीशीज है, सेम एरिया में रह रहे, सेम एरिया में रह रहे हैं और सेम टाइम पे रह रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक कैट, एक डॉग, फ्रॉग, ये सब सारे मिले हुए हैं, नहीं। अगर कैट है तो कैट है, टाइगर है तो टाइगर है, लायन है तो लायन है, बस। Then the size of population can be counted by counting organisms in a fixed area. Let's suppose ये एक fixed area है। अब इसमें जितने organisms मैंने काउंट कर लिए उतनी पॉपुलेशन हो गई उनकी, है ना, क्योंकि क्या है कि वो सेम काइंड ऑफ स्पीशीज है, सेम एरिया में है और सेम टाइम पे है ना। तो ये पॉपुलेशन की कंडीशन को सर्टिफाई कर रही है, तो ये पॉपुलेशन मेरी हो गई। फिर डिफरेंट पॉपुलेशन कैन एग्जिस्ट इन सेम एरिया, डिफरेंट पॉपुलेशन भी एग्जिस्ट कर सकती है सेम एरिया। फॉरेस्ट ले लो, बहुत सारी पॉपुलेशन है ना। अब उसको आगे पढ़ेंगे कि इस टर्म को क्या बोलते हैं। इस टर्म को हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है? अ कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस लिविंग टुगेदर। जब बहुत सारी डिफरेंट पॉपुलेशंस एक साथ रहने लग जाएं, उनको हम कम्युनिटी कहते हैं इन द सेम हैबिटेट। सेम हैबिटेट जैसे फॉरेस्ट, ठीक है, उसमें बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ आपकी पॉपुलेशंस होती हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कम्युनिटी कहेंगे, पॉपुलेशन नहीं कहेंगे। अगर एक सिंगल सेम स्पीशीज सेम एरिया और सेम टाइम पे बात करें तो वो पॉपुलेशन होगी। लेकिन जब डिफरेंट काइंड ऑफ आपके पॉपुलेशन एक साथ रह रही होंगी तो उसे हम कम्युनिटी कहेंगे। फिर ऑर्गेनिजम्स इन अ कम्युनिटी इंटरेक्ट एंड डिपेंड ऑन ईच अदर। वही हो गया, मतलब कि एक के ऊपर एक डिपेंडेंट होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं नहीं होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। उसके बाद अ हैबिटेट कैन नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली विद ओनली वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तुम खुद ही सोचो, अगर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ही हो तो क्या हैबिटेट फंक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, सही से। नेक्स्ट, अच्छा, इंडिविजुअल। अब यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि इंडिविजुअल फिर पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की डेफिनेशन नीचे लिखी है, अभी पढ़ते हैं। तो देखो, इंडिविजुअल है कैट, ठीक है, इंडिविजुअल है कैट। अब कैट की पॉपुलेशन मैंने एक ग्रुप बना दिया सेम स्पीशीज का, सेम एरिया में, सेम टाइम पे। तो 10 to 15 कैट्स मैंने एक सेम एरिया में रख दी, सेम टाइम पे और सेम स्पीशीज की, तो वो क्या हो गई मेरी पॉपुलेशन। अब मैंने क्या किया, मैंने 10 कैट ले ली, 15 फ्रॉग्स ले ली और 19 डॉग्स ले लिए। अब इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशन है लेकिन वो सेम हैबिटेट में रह रही है, ठीक है, तो ये हो गई मेरी कम्युनिटी। अब इससे बनेगा इकोसिस्टम। कैसे बनेगा? देखो, when there are interactions between biotic and abiotic factors in nature, this is known as ecosystem। या फिर abiotic factors या biotic factors, ठीक है, दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में भी, और abiotic के बीच में भी हो सकता है, अभी पढ़ेंगे। इंटरैक्शंस इन नेचर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला बायोटिक एंड बायोटिक, मतलब लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच का इंटरेक्शन। तो मतलब इंसेक्ट्स आर कंज्यूम्ड बाय फ्रॉग। अब इसमें देखो क्या लॉजिक रहेगा कि इंसेक्ट्स भी आपके बायोटिक हैं, फ्रॉग भी आपका बायोटिक है। तो लेट्स सपोज इंसेक्ट ने कुछ खाया तो उसको एनर्जी मिली। अब इंसेक्ट को किसने खाया? फ्रॉग ने। तो इंसेक्ट के पास जो एनर्जी थी वो फ्रॉग में ट्रांसफर हो गई। फिर फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने, तो फ्रॉग के पास जो एनर्जी थी वो स्नेक में ट्रांसफर हो गई। दोनों ही बायोटिक है, तो ये बायोटिक फैक्टर बना होगा। उसके बाद होता है बायोटिक एंड अबायोटिक। तो फिश नीड्स O2 डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब देखो, फिश इज अ बायोटिक कंपोनेंट एंड O2 एंड वाटर इज अ अबायोटिक कंपोनेंट। इंटरडिपेंडेंट हुए ना एक दूसरे पर, इंटरकनेक्टेड हुए बेसिकली। प्लांट्स अगेन बायोटिक कंपोनेंट, CO2 H2O सनलाइट, ये सब आपकी क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है, ये सब चाहिए होते हैं। फिर आता है जैसे बायोटिक था वैसे अबायोटिक।
तो इवेपोरेशन प्रोसेस को अकर करने के लिए कुछ एक सर्टेन चीज चाहिए होगी, हीट कहाँ से मिलेगी, सन से मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। देखो हमने ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स में पढ़ा है, तो आप लोग ये जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी एक चैप्टर कवर करा है। तो व्हाट इज पॉलिनेशन एग्जैक्टली? तो पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो ये कौन कौन से एजेंट्स के द्वारा किया जाता है? आपके विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड बैक्टीरिया, ये सारे जितने भी एजेंट्स होते हैं ये सब हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में किसी न किसी तरह से, ठीक है। एसेंशियल फॉर सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, ठीक। फिर देखो, अब एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल कौन सा होता है? स्टेमन, ठीक है। और पिस्टल मतलब जिसको हम कार्पल भी कहते हैं, तो फीमेल होता है। अब इन दोनों में ही आपको दो तीन चीजें देखने को मिलती हैं। तो स्टेमन में आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है? बेसिकली जो सपोर्ट करता है एंथर को, और एंथर क्या होता है? एक आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैला जैसा स्ट्रक्चर होता है जो पॉलन ग्रेन्स को कंटेन करता है, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। अब पिस्टल क्या होता है? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। पिस्टल में स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी होती है। स्टाइल इज अ लॉन्ग आपका जो पाइप जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है, इस टाइप से एक पाइप होता है। फिर स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा वो होता है जहां पर पॉलन ग्रेन्स जाकर लैंड करते हैं और चिपक जाते हैं, तो तभी उसका नाम स्टिग्मा है, ठीक है। फिर इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम? बेसिकली इट्स अ बायोटिक प्लस एबायोटिक का इंटरैक्शन जब होता है तो उसको इकोसिस्टम कहते हैं। अब टाइप्स इसके क्या क्या हो गए? इसके टाइप्स हो गए आपके एक्वेटिक, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, ह्यूमन मेड, तीन टाइप्स हो गए, ठीक है। तीन टाइप्स हो गए, रिवर्स और सी किसमें आ गए? एक्वेटिक में। टेरेस्ट्रियल में ग्रासलैंड और फॉरेस्ट आ गए आपके। ह्यूमन मेड में आपके फार्म्स आ गए। फार्म्स ह्यूमन ने ही तो बनाया ना, तो ये दोनों नेचर वाले हो गए और ये ह्यूमन मेड हो गए, ठीक है। चलो, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। तो देखो बहुत सिंपल है ये टॉपिक। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो खाना बना रहे हैं, मतलब प्लांट्स। प्लांट्स कौन होते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ये भी मैंने न्यूट्रिशन एनिमल में कवर कर रखा है, आप लोग जाके इसको देख सकते हैं पूरा, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, तो मतलब वो प्रोड्यूसर हुए। फिर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच मेक या प्रोड्यूस द फूड इज कॉल्ड अ प्रोड्यूसर, उनको प्रोड्यूसर कहते हैं। कंज्यूमर क्या होते हैं? जो कि हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, जो खुद से खाना नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब कंज्यूमर क्या होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कंज्यूम द फूड मेड बाय आपके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब ये भी तीन टाइप्स के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स जैसे डियर, काऊ हो गए, ठीक है, सॉरी। फिर कार्निवोर जैसे आपके टाइगर और लायन हो गए, ठीक है, जो फ्लैश खाते हैं। ये आपके प्लांट बेस्ड फूड, ये मीट बेस्ड फूड, मतलब फ्लैश खाते हैं। और ओमनिवोर्स वो होते हैं जो दोनों ही चीजें में सर्वाइव कर सकते हैं, प्लांट बेस्ड में भी और फ्लैश या मीट में भी, ठीक है। तो जैसे फॉक्स, माउस या माइस, ठीक है। अच्छा, एक बार डीकम्पोजर्स देखो, ये हमने इसके बारे में छोटा सा उसमें भी पढ़ा था, द इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड लिविंग आवर नेकेड आईज, ऐसा कुछ चैप्टर था। हाँ, द इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड आवर नेकेड, बियॉन्ड आवर नेकेड, सॉरी। हाँ, तो दे आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैं भूल गया हूं, मैं यहाँ पे प्लांट्स से प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है उससे ही अपना न्यूट्रिएंट्स ग्रास्प करते हैं, ठीक है। ये भी मैंने न्यूट्रिशन एंड फूड के बारे में न्यूट्रिशन एंड फूड में बताया हुआ है कि कौन सा न्यूट्रिशन होता है ये, तो आप ये दोनों वीडियो जरूर जाके देख सकते हैं। क्या? रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एंड देन आप देख सकते हो द इनविजिबल वर्ल्ड बियॉन्ड अवर, ठीक है। तो ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं, फूड चेन एंड फूड वेब। देखो फूड चेन क्या होती है? जिसमें लीनियर एनर्जी फ्लो होता है, मतलब एक के द्वारा एनर्जी फ्लो होती जाती है। एक ने खाया, फिर दूसरे में हो गई, फिर तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, ऐसा होता जाता है। तो जैसे ग्रास ने अपनी एनर्जी, मतलब ग्रास
ठीक है, ग्रास ने प्रोड्यूसर है वो। अब यहाँ पर ग्रास हॉपर ने ग्रास को खाया, मतलब ग्रास की जो एनर्जी थी वो ग्रास हॉपर में आई, फिर ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, तो ग्रास हॉपर की एनर्जी फ्रॉग में आ गई, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, तो स्नेक फ्रॉग की एनर्जी स्नेक के पास आ गई। अब स्नेक को ईगल ने खाया, तो स्नेक की जो एनर्जी थी वो ईगल के पास आ गई। तो मतलब लीनियर एनर्जी फ्लो होता जाता है, इधर से इधर से इधर से इधर, इधर से उधर जाएगा, इधर से उधर जाएगा, ऐसे होता जाएगा। फिर फूड वेब क्या होता है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, मतलब बहुत सारी फूड चेन्स को मिलाकर एक फूड वेब बन जाता है। ठीक है, मतलब टाइप ऑफ फूड चेन, लेकिन बहुत सारी फूड चेन। यहाँ पे एक सिंगल फूड चेन की बात हो रही है तो वो फूड चेन है, लेकिन अगर मल्टीपल फूड चेन्स की बात हो रही है तो वो जो इंटरकनेक्टेड है ऑल्सो, वो फूड वेब है। फिर दे आर मोर स्टेबल दैन सिंगल फूड चेन, बहुत ज्यादा स्टेबल होती है सिंगल फूड चेन से। अब देखो, रिमूवल ऑफ वन स्पीशीज अफेक्ट अदर्स। देखो अगर एक स्पीशी भी चली गई तो वो अफेक्ट करेंगी अदर्स को। पीछे वाला स्लाइड करेंगे तो यहाँ देखो, अगर यहाँ से मैं ग्रास हटा देता हूँ तो ग्रास हॉपर के न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ग्रास हॉपर को नहीं मिलेगा तो इसके पास एनर्जी नहीं होगी, फिर ये खाएगा तो इसके पास। तो मतलब एक अगर ऑर्गेनिज्म हट जाता है ना तो इतना बड़ा इफेक्ट आता है ना, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म उसको खा रहा है वो मर जाएगा, फिर जो ऑर्गेनिज्म सेकेंड ऑर्गेनिज्म को खा रहा है वो मर जाएगा, है ना। तो ऐसे 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 करते करते खत्म ही हो जाएगा फिर। अब देखो जैसे ये हो गई फूड चेन, देखो प्लांट्स को डियर ने खाया, फिर डियर को किसने खाया, वुल्फ ने, और वुल्फ जब मर गया तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो था उसका वो डिकम्पोजर्स ने रिसाइकिल करके अपने आप न्यूट्रिएंट ले लिया। ठीक है, अब फूड वेब में देखो, जैसे प्लांट्स को ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को बर्ड ने खा लिया, फिर बर्ड को फॉक्स ने खा लिया, फिर इस तरह से प्लांट्स को स्क्विरल ने खाया, फिर स्क्विरल को ईगल ने खाया, फिर ग्राउंड जो स्क्विरल थी वो आपके फॉक्स के द्वारा खाई गई, जो बर्ड थी वो आपके ईगल के द्वारा खाई गई। मतलब बहुत सारी वेरियस फूड चेन्स को मिला के जब बनता है तो वो फूड वेब में रिजल्ट देता है। फिर आता है ट्रॉफिक लेवल पिरामिड, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, वैसे तो रिजल्ट तो है नहीं क्या ध्यान से देखना, लेकिन हाँ बट इसमें थोड़ा सा फोकस देना। हाँ जी देखो, अगर यहाँ पे कोई भी ग्लॉसी आ रहा है तो मैं सब बोल रहा हूँ वैसे भी, तो आप आराम से लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। वैसे आई होप सो ग्लॉसी आ नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ट्रॉफिक लेवल पिरामिड क्या है, देखो इस पे फोकस ना भी करो तो चलेगा, बस इसको देख लो। जो प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर्स मतलब आपके प्लांट्स बेसिकली, जो सबसे पहले खा रहा है, प्लांट्स को सबसे पहले खा रहा है वो आपके हो गए प्राइमरी कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स। फिर जो हर्बीवोर्स को खा रहा है वो हो गए कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। फिर जो कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स को खा रहा है वो हो गए एपेक्स प्रेडेटर्स। तो मतलब इसका ये मतलब था लाइन का कि जितना बायोमास और नंबर डिक्रीज होता जाता है यहाँ जाते जाते जाते, मतलब सबसे पहले 10,000 जूल्स था, जूल्स, ठीक है, जे जूल्स, फिर 1000 जूल्स हो गया, फिर 100 जूल्स हो गया, और टर्शरी कंज्यूमर्स तक आते आते 10 जूल्स ही बचा। और यहाँ पर एनर्जी डिक्रीज होता है, माने हीट लॉस होता है। तो यहाँ पर इनके पास सबसे सारा सा, इनके पास थोड़ा सा कम, इनके पास थोड़ा सा कम, इनके पास सबसे कम, है ना, ऐसा होता है इस टाइप। ओके चलो ये क्लियर है। अब माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं, तो माइग्रेटरी बर्ड्स कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जो माइग्रेट करती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि वो हार्श क्लाइमेट, मतलब बहुत गंदा या फिर बहुत कहीं बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, या फिर बिल्कुल ही जो है बारिश हो ही नहीं रही है, तो उसको हार्श क्लाइमेट को वो अवॉइड करती हैं। फिर दे हेल्प्स इन पॉलिनेशन एंड डिस्पर्जन, पॉलिनेशन डिस्पर्जन एंड पेस्ट कंट्रोल में हेल्प करती है। ठीक है, पेस्ट मतलब इंसेक्ट्स जब बढ़ जाते हैं तो उनको वो हटाने में हेल्प करती है, दे यूजुअली ईट देम, है ना, ऐसा। जैसे डेमोंसल क्रेन राजस्थान में किचन में नहीं, ठीक है। फिर कैस्केडिंग इफेक्ट देखते हैं, तो इस कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, जब एक चेंज लीड्स टू अनदर, मतलब देखो पॉल्यूशन ज्यादा होगा तो प्लांट्स मरेंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम नहीं होंगे, फिश मरेगी तो इंसेक्ट्स ज्यादा होंगे,
इंसेक्ट ज्यादा होंगे तो पेस्टिसाइड ज्यादा होंगे, और पेस्टिसाइड ज्यादा डालने यूज करने पड़े तो आपके एनवायरनमेंट को जो है डैमेज होगा। ठीक है, साफ सिंपल सीधी बात। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि जिनसे केस स्टडी 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन आता है। एक होती है आपकी फ्रॉग एक्सपोर्ट केस स्टडी, ठीक है, थोड़ी सी मिसप्रोनाउंसिएशन हो गई, और एक सुंदरबन से कुछ आता है। ये देखो पहले, ये देखो तो ये क्या होता है, देखो फ्रॉग एक्सपोर्ट केस स्टडी। तो लार्ज हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रॉग रिड्यूस फ्रॉग पॉपुलेशन। अब जाहिर सी बात है, किसी को तुम इतना जो है हार्वेस्ट करोगे, खरीदोगे, तो वो कम ही ना हो जाएगा। So this, हम लोग उनको बहुत ज्यादा खरीदने लगे, हार्वेस्ट करने लगे, तो जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन कम हो गई। और अगर आपको पता हो, जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ कि फ्रॉग का यूज जो आपके होता है ना, वो मेडिकल साइंस में भी किया जाता है, क्योंकि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर और उनका बॉडी का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है बाकी, और सिंपल भी होता है काफी। बाकी अदर एनिमल्स का देखें तो वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है इन कंपैरिजन विद ह्यूमन। ठीक है, अब देखो वापस टॉपिक पे आते हैं। रिडक्शन ऑफ फ्रॉग्स इंक्रीज इंसेक्ट्स। ठीक है, तो फिर पेस्ट्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट्स, दोनों ही बात है। ठीक है, फिर इंक्रीज पेस्टिसाइड यूज। जब हम पेस्टिसाइड का यूज इंक्रीज कर देंगे तो डैमेज होगा एनवायरनमेंट को। ये यहाँ पे टी लिखा हुआ है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, एनवायरनमेंट। फिर द गवर्नमेंट बैंड फ्रॉग लेग एक्सपोर्ट टू रिस्टोर द बैलेंस। देखो अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है कि आप फ्रॉग लेग्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ताकि वो रिस्टोर कर सके, बैलेंस को इक्वलाइज कर सके। उसके बाद टाइप ऑफ बायोलॉजिकल रिलेशंस क्या होते हैं। अब देखो बायोलॉजिकल रिलेशंस 3 टाइप के होते हैं, तीनों यहाँ लिखे, जल्दी से कवर करेंगे। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं बिना किसी हार्म के। ठीक है, तो जैसे बीज हो गई, वो सब कर रही है नेक्टर को फ्लावर से। अब यहाँ देखो बीज क्या है, मदर के अंदर नेक्टर सब कर रही है। ठीक है, अब फ्लावर का तो पॉलिनेशन के साथ पॉलिनेशन हो रहा है ना, तो जब वो बैठेंगी तो जो पॉलिन ग्रेन है वो उनके सीड से चिपक जाएंगे, और जब वो दूसरे प्लांट पे जाके बैठेंगे तो उसमें गिर जाएंगे, तो पॉलिनेशन रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा उनका, है ना। तो किसी को हार्म नहीं हो रहा, दोनों को ही प्रॉफिट हो रहा है ना। कॉमनलिज्म क्या होता है, जहां पर बेनिफिट्स वन ऑर्गेनिज्म विदाउट अफेक्टिंग अनदर। जैसे बर्ड्स मेकिंग नेस्ट ऑन ट्री, ट्री को कोई हार्म नहीं हो रहा, बर्ड्स को भी फायदा हो रहा है, ट्री को कोई हार्म नहीं हो रहा। फिर होता है ये आपका पैरासिटिज्म, ये भी मैंने न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स में बताया हुआ है। ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के नाम से। तो बेनिफिट्स वन ऑर्गेनिज्म व्हाइल हार्मिंग अनदर। ठीक है, सपोज कसकटा है, जिसको हम लोग अमरबेल बोलते हैं हिंदी में, टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम अ ट्री एंड दैट ट्री इज द होस्ट। वो खाना बना रहा है, लेकिन वो खाना उसके पास जाने से पहले कसकटा या फिर कोई भी पैरासाइट के पास जा रहा है, जो कि उसके ऊपर लटका हुआ है या है उसके पास लगा हुआ है, इसको हम लोग अमरबेल बोलते हैं। ठीक है, चलो जल्दी। नहीं, बेनिफिट्स ऑफ इकोसिस्टम, ये नहीं दिख रहा है बट मैंने बता दिया है। फिर बेनिफिट्स क्या होता है इकोसिस्टम के, वो प्रोवाइड करता है फूड, वाटर, मेडिसिन और एयर, ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं, ये बेनिफिट्स हैं इकोसिस्टम के। फिर रेगुलेट क्लाइमेट एंड प्रिवेंट डिजीजेस, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है और प्रिवेंट करता है डिजीजेस को, मतलब डिजीजेस से बचाता है। सपोर्ट्स ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स को सपोर्ट करता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो सूटेबल है हमारे लिविंग के लिए, जैसे फूड, वाटर, मेडिसिन और एयर। फिर प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं, कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट्स होते हैं आपके प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, जैसे आपके नेशनल पार्क हो गए, सैंक्चुरीज हो गई, एसएसटी में पढ़ा होगा तुम लोग, एसएसटी हो गई। ठीक है, हेल्प्स इन सेविंग बायोडाइवर्सिटी। ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं ये हेल्प करते हैं सेव करने में, किसको, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, थ्रेट्स टू इकोसिस्टम लास्ट है टॉपिक। ठीक है, फिर देखो क्या क्या है आपकी डिफॉरेस्टेशन। थ्रेट्स मतलब धमकियां, एक तरह से अगर ये चीजें बढ़ जाती हैं तो इकोसिस्टम को हार्म पहुंच सकता है। डिफॉरेस्टेशन बढ़ गई तो हार्म, पॉल्यूशन बढ़ा, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना, वो उससे भी हार्म हो सकता है। मोनोकल्चर फार्मिंग हो गई आपकी, क्लाइमेटिक चेंज हो गया, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, और आपके इन्वेसिव स्पीशीज हो गए। फिर ओवर
ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब आपको इसमें से जो बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं वो आप जाके सर्च करके आएंगे, मजा आएगा। दिस इज एन एक्टिविटी फॉर यू, ठीक है। एक्सेसिव इरिगेशन एंड लोबिंग, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है अगर आपको इकोसिस्टम को बचाना है, ठीक है। क्रिएट थ्रू इकोसिस्टम, क्लियर है। लास्ट टॉपिक था। थैंक यू एवरीवन, सो दिस वीडियो इज हियर टू एंड and bye bye, have a nice day and I hope you enjoyed this video. Like, share and subscribe the channel, the video, and next video will come soon. Bye guys.